नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। अगर मैं ये कहूं कि राजस्थान में दोबारा किसी भी पार्टी की सरकार आने पर सबसे बड़ा श्रेय बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी के भीतर भी उस श्रेय का सबसे बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खाते में जाएगा, तो क्या आप चौंक जाएंगे? या इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि राजस्थान कांग्रेस को अपनी ही पार्टी में एक ऐसा नेता मिल गया है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। जी हां दोस्तों, मैं कुछ कहूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। आप पहचान तो गए होंगे इन्हें। ये वही महान शख्सियत है जो गहलोत सरकार में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। इनके कार्यकाल में करीब 11 पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस्तीफा देना तो दूर की बात है। इन्होंने उस समय कहा था कि जब इन्हीं की सरकार के खिलाफ इन्हीं के मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया था और पुलिस लाठीचार्ज किया था, तब पत्रकारों के पूछने पर इन्होंने कहा था कि पुलिस है भाई, धरना प्रदर्शन करोगे तो लड्डू थोड़ी बांटेगी, डंडे ही मारेगी। और आज वही व्यक्ति सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो क्योंकि पेपर लीक हुआ है। बहुत गुड, वेरी गुड। खैर, आजकल इनका एक नया बयान भी ट्रेंड में है, उसे भी सुन लीजिए। हो गया तो क्या आप उसको वापस संशोधित करेंगे, अकबर महान लिखेंगे और महाराणा प्रताप हटाएंगे? महान मांगा है ना, रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद में हम पूरी तरीके से आप सबसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके जनभावना क्या कहती है, जनता तथ्यों की जांच करेंगे, जनता क्या चाहती है। व्यक्तिगत रूप से गोविंद डोटासरा जी को क्या लगता है कि महाराणा प्रताप महान है या नहीं? अब व्यक्तिगत अब नहीं कह सकता मैं, व्यक्तिगत बात। जिन महाराणा प्रताप को पूरा राजस्थान महान मानता है और जिनकी छवि हर माँ बाप अपने बेटे में देखना चाहता है और चाहता है कि उसका बेटा महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त बने, उन महाराणा प्रताप के लिए इन मंत्री जी के मुंह से एक बार भी यह नहीं निकल रहा है कि महाराणा प्रताप महान थे। ये कह रहे हैं कि पत्रकारों से और जनभावना पर चर्चा करने के बाद जब इनकी सरकार आएगी तब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। महाराणा प्रताप महान थे या नहीं, यह तय करने के लिए। अच्छी बात है ना? अच्छी बात। अब हर सरकार जनभावना के अनुसार हर 5 साल के बाद नया इतिहास लिखेगी। वेरी गुड। अब जरा सोचिए, क्या कांग्रेस इतनी मूर्ख है कि एक पेपर लीक के जिस आरोपी का नाम खुद पेपर लीक विवाद में जुड़ा रहा, उस व्यक्ति को पेपर लीक के विरोध में होने वाले आंदोलन का नेतृत्व दे देगी? जी नहीं, ये राजनीति है, ये बहुत गहरी राजनीति है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भाजपा सरकार के खिलाफ पेपर लीक के आंदोलन का नेतृत्व सचिन पायलट को क्यों नहीं दिया, जबकि सचिन पायलट वही नेता हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक के मुद्दे पर धरना दिया था, प्रदर्शन किया, पदयात्रा निकाली और लगातार सरकार को घेरा। क्यों? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में सबसे ऊंची कुर्सी पर अशोक गहलोत बैठे हैं और अशोक गहलोत की उस राजनीतिक कुर्सी का एक मजबूत पाया है गोविंद सिंह डोटासरा। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति कर रही है और वह भी डोटासरा के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसके सामने हनुमान बेनीवाल का भूत दिखाई दे रहा है। हनुमान बेनीवाल उग्र बयानबाजी और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करके राजस्थान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और राजस्थान की राजनीति में कम अपने जाट समुदाय में सबसे बड़ी पहचान बनाई है और उसी पहचान को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने डोटासरा को आगे किया है। इसमें एक दूसरी वजह भी है, क्योंकि डोटासरा उस समुदाय से आते हैं जिसका उत्तर राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है, जाट समुदाय। और उसी समुदाय का एक तरफा समर्थन अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए डोटासरा इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब यह राजस्थान की राजनीति को थोड़ा समझिए। राजस्थान की राजनीति में राजपूत और जाट समुदाय को अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है, जैसे महाराणा प्रताप। वैसे तो महाराणा प्रताप को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, वे पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन यदि इसे पूरी तरह राजनीतिक नजरिए से देखें तो महाराणा प्रताप राजपूत समाज के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप पर इस तरह का बयान मीडिया में देना केवल एक बयान नहीं होता, उसका राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाता है। उसका मतलब होता है कि राजपूत समाज की भावना को छूकर राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा किया जाए और राजपूत समाज को परंपरागत रूप से भाजपा का समर्थक वोट बैंक माना जाता है।
तो अब जरा सोचिए, गोविंद सिंह डोटासरा खुद राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाट समुदाय से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जाट समुदाय का बड़ा हिस्सा किसके साथ खड़ा होगा? यही से कांग्रेस की पूरी राजनीतिक रणनीति शुरू होती दिखाई देती है। अब इसी क्रम में उत्तरी राजस्थान की राजनीति को समझिए। उत्तरी राजस्थान में अधिकतर सांसद और विधायक कांग्रेस के हैं और उनमें भी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनमें बड़ी संख्या जाट समुदाय से आती है, क्योंकि उत्तर राजस्थान की राजनीति में जाट समाज का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। तो अगर इसे पूरी तरह राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो क्या डोटासरा जी ने गलत किया? राजनीतिक दृष्टि से शायद नहीं, वो अपनी राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या केवल जाट वोट बैंक के भरोसे राजस्थान की सत्ता हासिल की जा सकती है? अगर पूरे राजस्थान के वोट बैंक पर एक सरसरी नजर डालें तो लगभग 15 से 20% वोट के आसपास जाट वोट बैंक का प्रभाव माना जाता है। संभव है कि डोटासरा जी की इस तरह की बयानबाजी से उत्तर राजस्थान की वे सीटें कांग्रेस जीत जाए जहां जाट समुदाय निर्णायक भूमिका में है। संभव है कि उन वोट शेयर भी बढ़ जाए उनका, लेकिन सवाल यह है कि बाकी जनता का क्या होगा? जो 60 से 70% लोग जाट समुदाय से नहीं आते हैं, क्या डोटासरा जी ऐसी बयानबाजी उन्हें पसंद आएगी? क्या राजस्थान की जनता इतनी भोली है कि वे मान लेगी कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे? क्या जनता को यह समझ नहीं आएगा कि कांग्रेस और गोविंद सिंह डोटासरा राजनीति कर रहे हैं? अब दूसरी तरफ आइए। एक तरफ है भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गोविंद सिंह डोटासरा अक्सर उनके लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी उन्हें पर्ची मुख्यमंत्री कहते हैं तो कभी दूसरे शब्दों में उन पर निशाना साधते हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें वह सम्मान नहीं देते जो एक मुख्यमंत्री के पद को मिलना चाहिए। जबकि आज की स्थिति यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा केवल राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के प्रथम नागरिक। आप चाहे उनकी राजनीति से सहमत हो या असहमत, लेकिन एक बात तो सब मानते हैं कि भजनलाल शर्मा लगातार मैदान में दिखाई देते हैं। सब मानते हैं कि भजनलाल जी एक नए मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के विधायक बने हैं और सीधे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। फिर भी वह एक अच्छे लर्नर साबित हो रहे हैं। उन्होंने सीखा है, उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई है। अभी उन्हें मुख्यमंत्री बने 2 या 2.5 साल हुए हैं और अभी उनके अगले 2.5 साल भी निकल जाएंगे। तब जब जो नेता सामने आएगा शायद वह 5 साल पहले वाला भजनलाल शर्मा से बिल्कुल अलग होगा। कहते हैं जो पानी में रहता है वो आखिरकार तैरना सीख ही जाता है। तो क्या 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भजनलाल शर्मा राजनीति नहीं सीख पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या राजस्थान की जनता ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को चुनेगी जो सत्ता में ना रहते हुए भी इतनी विवादित बयानबाजी करते हैं और विपक्ष में रहते हुए उनकी भाषा ऐसी है? तो जनता यह सवाल भी पूछ सकती है कि अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो ये क्या करेंगे? क्या राजस्थान की जनता यह नहीं सोचेगी? हाँ, भजनलाल शर्मा योगी आदित्यनाथ नहीं है, वे हेमंत बिस्वा शर्मा भी नहीं है, वे शुभेंदु अधिकारी भी नहीं है, लेकिन वे एक मुख्यमंत्री है, एक आम आदमी की छवि वाले मुख्यमंत्री। और आखिर राजस्थान की जनता चाहती क्या है? मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जो प्रदेश में शांति बनाए रख सके। हाँ, राजस्थान अभी गुजरात नहीं बना, उत्तर प्रदेश जैसा औद्योगिक राज्य भी नहीं बना, यहां अभी बड़े स्तर पर निवेश नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्रियां भी उतनी नहीं लग रही हैं, लेकिन सच यह भी है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी राजस्थान उद्योगों के मामले में कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं बन पाया था। फिर फर्क क्या है? फिर भी भजनलाल शर्मा बिना ज्यादा शोर शराबा किए अपनी सरकार चलाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में विकास हो, नई फैक्ट्रियां लगे, सड़कें बने, निवेश बढ़े, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, नई भर्तियां निकले, युवाओं को रोजगार मिले। वह कोशिश कर रहे हैं। चाहे चूरू जिले में पानी योजनाओं की बात हो, चाहे शेखावाटी अंचल में पानी पहुंचाने की कोशिश हो, चाहे गांव गांव जाकर रात बिताना हो, चाहे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना हो, या फिर बाड़मेर रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाना हो, वे लगातार अपनी सरकार चलाने और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई यह कहे कि अभी परिणाम पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभी कम से कम यह तो नहीं कहा जा सकता कि रोज ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े या राज्य की 2 प्रमुख जातियों के आमने सामने खड़ा किया जा रहा हो। राजस्थान की जनता को सब समझ आ रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2.5 साल और निकलने के बाद अगर कांग्रेस इस नीति पर काम करती रही तो राजस्थान की जनता दोबारा भाजपा और भजनलाल शर्मा को चुनकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट को पीछे छोड़ना और उनकी लगातार अनदेखी करना मेरे हिसाब से इस बात का संकेत है कि राजस्थान कांग्रेस को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो शांत तरीके से भजनलाल शर्मा की तरह विकास की राजनीति करके जनता के बीच जाए।
कांग्रेस को राजस्थान में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति कर सके। ऐसा नेता जो कांग्रेस को लगभग 8-9% मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ जाट वोट बैंक को मजबूती से जोड़ सके। उसके बाद अशोक गहलोत की अपनी राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक क्षमता है, जिसके जरिए गैर जाट ओबीसी और दूसरे वर्गों में भी समर्थन जुटाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के स्थानीय नेता अपनी अपनी सामाजिक और राजनीतिक पकड़ के आधार पर अलग अलग जातियों के वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ लगातार यह नैरेटिव बनाया जाएगा कि यह पर्ची सरकार है, मुख्यमंत्री नए हैं, सरकार दिल्ली से चलती है, यानी हर तरह से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने की कोशिश होगी, ताकि जितने भी असंतुष्ट वोट हैं उन्हें एकजुट करके कांग्रेस दोबारा राजस्थान की सत्ता तक पहुंच सके। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या राजस्थान की जनता को यह सब समझ में नहीं आ रहा? मेरा आकलन है कि मुझे भजनलाल शर्मा में एक बड़ी राजनीतिक संभावना दिखाई देती है। इसलिए नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आज पूरे देश में सबसे सफल मुख्यमंत्री है, या इसलिए नहीं कि राजस्थान ने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति, उसकी रणनीति, उसका जातीय ध्रुवीकरण की शैली अब धीरे धीरे जनता की समझ में आने लगी है। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस राजस्थान की जनता की भावनाओं को समझेगी और अपनी राजनीतिक दिशा पर दोबारा विचार करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो वह उसका राजनीतिक निर्णय होगा। हम तो वही कहते हैं जो हमें जनता के बीच दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।